चलो, सॉलिड स्फीयर का मास m था और रेडियस r था, स्फेरिकल पोर्शन r/2 का रिमूव कर दिया। ठीक है, पहले तो मैं ये निकाल लेता हूँ कि जितना मास हमने कैलकुलेट करके बाहर जो फेंक दिया है वो मास है कितना। ठीक है, तो देखो 4/3 पाई r क्यूब। देखो डिस्क होती है ना तो फिर मैं एरिया को कंसिडर करता हूँ, ठीक है, लेकिन स्फीयर है वॉल्यूम को कंसिडर करूंगा। ठीक है, तो 4/3 पाई r क्यूब का जो मास है वो m है। ठीक है ना, तो ये मतलब आना चाहिए, बिल्कुल बड़े बच्चे हो गए हो अब। 4/3 पाई r क्यूब का मास m है, तो r/2 वाले का कितना होगा, बोलो कितना m होगा? by 8। m अपॉन 4/3 पाई r क्यूब, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, 4/3 पाई r/2 का होल क्यूब, तो ये बन जाएगा m/8। तो जितना पोर्शन आपने रिमूव किया है वो m/8 है। कैविटी प्रॉब्लम्स को करने का एक ही तरीका है, क्या तरीका है बोलो बच्चों? कि पहले तो मान लीजिए कि कैविटी थी ही नहीं, और फिर अपन मान लेंगे कि कैविटी थी, उसके इफेक्ट को सुपर इम्पोज कर देंगे। तो पहले तो मैंने मान लिया कि कैविटी थी ही नहीं, इसका मास m है और रेडियस क्या है, r है, और ये सेंटर ऑफ कैविटी ओ डैश पॉइंट पे मुझे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो सॉलिड स्फीयर में कुछ दूरी पे पोटेंशियल निकालने का क्या तरीका होता है बताओ? पोटेंशियल निकालने का तरीका जी माइनस जी एम एम अपॉन बाई 2। 2r³ 3r² माइनस छोटा आर स्क्वायर। छोटा आर क्या होता है? दूरी फ्रॉम द सेंटर पॉइंट, दूरी फ्रॉम द सेंटर पॉइंट, ठीक है, विथ अ नेगेटिव साइन। तो क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ पे 3 माइनस 1/4 इज 11/4, राइट। और यहाँ बाहर आके क्या बन जाएगा, -11/8 gm अपॉन r बन जाएगा। ये बन जाएगा -11/8 gm अपॉन r। ठीक है, अब आप मान लोगे कि कैविटी थी भाई, अच्छी बात है, कैविटी थी। तो कैविटी के खुद के सेंटर पे, अच्छा इसका मास कितना है, m/8, मास कितना है, m/8, और रेडियस कितना है, व्हाट इज द रेडियस, r/2। r/2, r/2। शाबाश। तो v2 क्या लिखना चाहिए, सॉलिड स्फीयर के सेंटर में पोटेंशियल कितना 3/2 होता है वही बताओ? सरफेस। नो, हाँ 3/2 टाइम्स द सरफेस, यू डायरेक्ट बोलो ना। तो -3/2 टाइम्स ऑफ gm/r, यहाँ यम क्या लिखेंगे, माइनस का m/8 लिखेंगे ना, और अपॉन में रेडियस कितना लिखेंगे, r/2 लिखेंगे। तो आई गेस द दिस बिकम्स माइनस का 3/8 gm/r, माइनस नहीं ये प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा एट द सेंटर, ओ डैश पे, सेंटर ऑफ कैविटी, है ना, कैविटी के सेंटर की बात हो रही है। तो कैविटी के सेंटर की बात करेंगे, क्या हो जाएगा बोलिए, इनको ऐड कर लो, v1 प्लस v2 कर लो, v1 प्लस v2 करोगे तो क्या आ जाएगा, -gm/r। -gm/r। ये हो जाएगा माइनस का 11 प्लस 3, माइनस का 8, माइनस का gm/r। Okay, so the correct answer is minus का gm/r, D is the correct answer। कई बच्चे C बोल रहे थे, क्या गलती की थी, क्या गलती कर दी थी? कुछ नहीं, बिना गलती के ही गलत आंसर आ गया है, रेडियस सही नहीं लिया होगा, सिली मिस्टेक। ओके, ठीक है, समझ आ गया ना कॉन्सेप्ट, माइनस का gm/r विल बी द फाइनल आंसर टू द प्रॉब्लम। शुड आई मूव अहेड? सर ये आपने पहला ही क्वेश्चन कराया ना अभी। हाँ हाँ हाँ, पहले ही जो बस कल सर थोड़ा होमवर्क कम में दिया फेंक था। लीजिए 82, थोड़ा कम फेंक लीजिए 82। होमवर्क में जो कल क्वेश्चन दिया था ये वही है। हाँ हो गया सर। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये बता दीजिए। एक्सरसाइज मॉड्यूल है 3 क्वेश्चन नंबर 6, 6। एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, लिख चुके? चलो आगे बढ़ते हैं, चलो चलिए आज स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन देखिए,
फाइंड द फोर्स ऑन द स्फीयर ड्यू टू द रिंग। यहाँ पर आपको एक ज्योमेट्री दिख रही है, ठीक है, एक सॉलिड स्फीयर है जिसका मास m है, रेडियस r है, ठीक है, उसका सेंटर है और रिंग का सेंटर है, दोनों के बीच की दूरी मान लेता हूँ ये O1 पॉइंट है, ये O2 पॉइंट है, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो √3r दे रखी है। रिंग का जो रेडियस है वो भी r है और मास m है, ठीक है ना। तो इस तरीके से कंसेप्ट दे रखा है सवाल में। कह रखा है स्फीयर के ऊपर कितना फोर्स लगेगा रिंग के द्वारा, रिंग के कारण कितना फोर्स लगेगा स्फीयर के ऊपर, ये कैलकुलेट करना है। बताओ भाई क्या करें। सर इसमें इंटीग्रेशन होगा? बताओ तो देखो, अब आप देखो रिंग क्या करेगी, रिंग पे देखो अब रिंग के कारण यहाँ देखो, अब ये रिंग शरीर है, वो चीज लगेगा जो आपने अब देखो एक मिनट अपन तो स्फीयर के सेंटर की बात कर लेंगे ना। स्फीयर के सेंटर पे तो देखो ये वाला यहाँ कुछ एलिमेंट यहाँ कुछ फोर्स देगा, यहाँ पे कुछ फोर्स देगा, यहाँ पे कुछ फोर्स देगा, है ना। तो यहाँ पर बहुत दिक्कत हो जाएगी कि किस तरीके से इतने सारे फोर्सेस को हम मैनेज करें। तो अब हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, रिंग पे निकालेंगे। अब हम एक बात तो समझते हैं, मैं ये समझता हूं कि जितना फोर्स रिंग स्फीयर पे लगाएगा उतना ही फोर्स स्फीयर भी रिंग पे लगाना चाहिए, दोनों एक दूसरे के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई करते हैं। तो मैं रिंग के ऊपर फोर्स निकाल दे रहा हूँ, जो रिंग के ऊपर फोर्स होगा वही स्फीयर के ऊपर होगा, कॉमन सेंस, ठीक है। तो मैं एक यहाँ पर एक डायग्राम में मैं ये बना ले रहा हूँ कि मान लीजिए यहाँ पर एक मैंने छोटा सा एलिमेंट उठा लिया है ना, यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट उठाया, इस छोटे से एलिमेंट को ये क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, है ना। तो इस पे जो छोटा सा फोर्स लगेगा डीएफ लग जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। क्या मैं इस डीएफ के दो कंपोनेंट्स कर सकता हूँ, यहाँ पर क्या आ जाएगा डीएफ कॉस थीटा और इधर क्या आ जाएगा डीएफ साइन थीटा, डीएफ कॉस थीटा और डीएफ साइन थीटा। इसी तरीके से आप क्या करें, डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड पे एक और आप एलिमेंट ले लीजिए, उस पे भी देखो डीएफ अट्रैक्टेड होगा, डीएफ इस तरीके से लगेगा, इसके भी दो कंपोनेंट्स करोगे, एक कॉस कंपोनेंट और एक साइन कंपोनेंट। क्या एक बात समझ रहे हो कि पूरी रिंग के लिए साइन थीटा वाले कंपोनेंट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, कौन से कंपोनेंट्स रह जाएंगे, साइन थीटा तो सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, इधर Cos से theta वाले। सारे कॉस थीटा वाले कंपोनेंट्स आपको ऐड करने हैं। तो आई गेस जो नेट फोर्स होना चाहिए वो होना चाहिए cos थीटा एलिमेंट्स का इंटीग्रेशन, df cos थीटा के सारे एलिमेंट्स इंटीग्रेट हो जाए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब df लिखवा दो जरा भाई, df क्या होगा, g m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, या फिर ऐसा समझो क्या फोर्स बराबर q ही होता है जैसे अपन इलेक्ट्रोस्टैट्स में करते थे। तो इसमें जो कल आपने वाला फॉर्मूला लिखवाया था, मतलब जो एनालॉजी लिखवाई थी इलेक्ट्रोस्टैट से, डायरेक्ट रिंग वाली वो यूज नहीं कर सकते? बिल्कुल सर करेंगे ना, एक्सिस पे जो वो था वही करेंगे, यस वही सर। वही वही तो करेंगे, वही करना है यहाँ पर भी, बिल्कुल सही बात है, वही करना है अपन को। तो डीएफ बराबर क्या हो जाएगा भाई, छोटे से एलिमेंट पे छोटा सा फोर्स बता दो भाई, यहाँ से दूरी नहीं बता सकते क्या, स्फीयर से इतनी दूरी पे बताओ, ये दूरी कितनी है, 2r 2r हो गई ना, 2r 2r हो गई। तो इतनी दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बता सकते, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी हो जाएगी, gm अपॉन 2r का होल स्क्वायर और dm छोटे से एलिमेंट के मास से मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा, तो चल ही रहा है। तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा gm अपॉन 4r स्क्वायर और cos थीटा यहीं रख देंगे और इंटीग्रेशन dm हो जाएगा। अच्छा dm का इंटीग्रेशन क्या होगा, पूरे रिंग के सारे एलिमेंट्स को जोड़ देंगे तो m मास आ जाएगा, ये m मास हो जाएगा, तो क्या बनेगा अपने पास, ये वैल्यू बन जाएगी जी एम एम अपॉन 4r स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ओके। तो दिस विल बिकम √3/r divided by 2r, so this will be the final answer you just saw, ठीक है। हो गया क्या,
चलिए लेट्स प्रोसीड नेक्स्ट क्वेश्चन। वो लिख लिया था सभी ने? यस और नो बोल दो तो आगे बढ़े। यस सर लिख लिया। Yeah, good. Okay. So let's go to next question now. ये रहा। देखो बहुत बढ़िया सवाल है ये, बहुत स्टैंडर्ड प्रॉब्लम। ऐसा ही सेम सवाल इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी आता है, ठीक है, लेकिन मैंने इलेक्ट्रोस्टैट्स वाला नहीं कराया, यहाँ पर करा रहा हूँ। ये सेम क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी आता है, लेकिन यहाँ पर करा रहा हूँ क्योंकि इसमें एक टाइम पीरियड वाला इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक प्लैनेट है, प्लैनेट आप बाद में अर्थ मान लीजिएगा, इसे अभी के लिए रहने दीजिए। अभी बस ये मान लीजिए एक प्लैनेट है जिसका मास m है, रेडियस r। एक खड्डा खोद दिया गया, टनल अक्रॉस एनी कॉर्ड, ओके। समटाइम्स यू में ऑल्सो भी स्पेसिफाइड कि along the diameter of the planet भी आपने खोद दिया, इस तरीके से कह सकते हैं। लेकिन अभी मैं कह रहा हूँ एक जनरलाइज्ड कॉर्ड है जिसकी सेंटर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यहाँ पर d देख सकते हैं आप, है ना, ये वाली जो डिस्टेंस है वो d है। अब क्या किया गया, यहाँ पर एक मास m रख दिया गया है ना, इस टनल के अंदर एक मास m रख दिया गया जो कि अभी d दूरी पे है, ठीक है, अच्छी बात है। मुझे एक बात बताओ, इस m पे कोई फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा है, बस इतना बताओ। क्या प्लैनेट के सेंटर की तरफ एक फोर्स लगना चाहिए? सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा। सेंटर की तरफ लगेगा भाई, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द प्लैनेट एक फोर्स लग जाएगा। कितना लगेगा तो बता सकता है? टुवर्ड्स द सेंटर कितना फोर्स लग रहा होगा अभी इस टाइम? gm/d²। नहीं, नो 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 नो, सॉलिड स्फीयर के से r दूरी पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे लिखते हो वैसे ही ग्रेविटेशनल फील्ड लिखनी पड़ेगी, उसे m से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यस सर। ठीक है ना, जैसे हमेशा याद रखो। अब इसको इलेक्ट्रोस्टैट्स की तरह देखो, अब बिल्कुल वैसे नहीं जो ये gm/r², ये बच्चे याद करते हैं जो वो 9th क्लास वाले। अब आप लोग बड़े है गए हैं, आप 12वीं के बच्चे हैं, ठीक है। तो अब आपसे ये उम्मीद रखी जाती है कि जिस तरीके से आप इलेक्ट्रोस्टैट्स में F=QE लिखेंगे, वैसे ही यहाँ पर भी अब आप m/Eg लिखेंगे, मास मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो हैबिट यही डालो, फोर्स निकालना हो तो आप हैबिट m/Eg की डालेंगे अब से, है ना। तो देखो अगर मैं यहाँ पर फोर्स लिखना चाहूँ, ये आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, ये इन तीनों पार्ट से उसका कोई रिलेशन नहीं, क्वेश्चन नहीं है अभी ये मैं अभी ऐसे ही बता रहा हूँ, लिखना सिखा रहा हूँ। तो जो फोर्स है वो आप लिखोगे मास इनटू ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। क्या आप जानते सेंटर से d दूरी पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या लिखोगे? बोलो, याद है क्या सॉलिड स्फीयर के लिए? gm/2r³ अरे ये होता था ना फॉर्मूला kqx/r³, kqr, सॉरी यहाँ x नहीं r लिखते थे आप लोग, kqr/r³ या फिर ρr/3ε0, वही वाली चीज है ये, है ना, kqr/r³। तो gmd/r³। अभी तो इस पॉइंट पे इतना फोर्स लग रहा है, ठीक है। लेकिन सवाल ये सब नहीं था, ये सब फालतू बात नहीं थी सवाल में। सवाल ये है कि पार्टिकल को डिस्प्लेस कर दिया गया फ्रॉम द पोजीशन एज शोन, फिर आपको रीस्टोरिंग फोर्स निकालना है। अभी तो ये वाला फोर्स कहाँ लग रहा है? टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर ये फोर्स लग रहा है। लेकिन क्या ये इस प्लैनेट को फाड़ के अंदर सेंटर की तरफ निकल जाएगा? क्या नहीं निकलेगा, है ना। वो क्या करेगा, टनल को प्रेस कर रहा होगा। फिर टनल खोदी है और सरफेस पे एक ब्लॉक पड़ा हुआ है, वो अंदर की तरफ जो है अट्रैक्टेड हो रहा है, तो बदले में क्या करेगा? बदले में ये टनल क्या करेगा? एक नॉर्मल दे देगा, शाबाश, बदले में एक नॉर्मल प्रोवाइड करेगा। नॉर्मल ने अभी इस फोर्स को बैलेंस कर रखा है, ये gmd/r³, है ना। किसको बैलेंस कर रखा है? नॉर्मल ने किसको बैलेंस कर रखा है? ये वाला जो फोर्स है, कितना है फोर्स? gmd/r³, ठीक है। लेकिन अब आप क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देते हैं इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से, और आप पहुंच जाते हैं यहाँ पर पहुंच जाते हैं। ये दूरी को मैंने कह दिया, ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस x है, और ये वाला डिस्टेंस आप r मान लीजिए। ये वाला डिस्टेंस आप क्या मान लेंगे? r। ये एंगल को थीटा मान लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे बताओ, पार्टिकल को तो हमेशा फोर्स किसकी तरफ लगता है? बताओ, ग्रेविटेशनल फोर्स विल ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द प्लैनेट, इट विल ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द प्लैनेट। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो तो यहाँ F हमेशा ऐसे ही लगेगा।
तो अगर मैं यहाँ पर इस ट्रायंगल को थोड़ा जूम करके आपके सामने बनाऊं तो ये कुछ ऐसा है, ठीक है ना। दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ, ये d दूरी है, ये x दूरी है, ये r दूरी है, ठीक है ना, और ईशान इज सेंटर, ओके। तो अब अगर मैं यहाँ पर कह देता हूँ कि फोर्स विल बी एक्टिंग अलोंग दिस पॉइंट f और ये एंगल थीटा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो यहाँ दो कंपोनेंट्स कर सकता हूँ, एक हो जाएगा f cos थीटा और एक हो जाएगा क्या, f sin थीटा। रीस्टोरिंग फोर्स कौन देगा, रीस्टोरिंग फोर्स कौन दे रहा है, f sin थीटा। तो रीस्टोरिंग फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय f sin थीटा, फाइन। रीस्टोरिंग फोर्स कौन दे रहा है, f sin थीटा। f की वैल्यू बोलो, शाबाश। x दूरी पे m into eg, eg क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड, gm r अपॉन में r क्यूब, सॉरी gmr अपॉन में r क्यूब। कोई दिक्कत है इसमें, जल्दी बोलो, जल्दी बोलिए। रीस्टोरिंग फोर्स कितना लग जाएगा, m into g, अरे कैसे लिखते हैं, gmr अपॉन r क्यूब, यही तो लिखूंगा ना r दूरी पे। और अब है साइन थीटा की वैल्यू, बताओ भाई इस ट्रायंगल में साइन थीटा की वैल्यू बोल दो, साइन थीटा x अपॉन r, आई गेस x अपॉन r, साइन थीटा देख लो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, x अपॉन r हो जाएगा, है ना। देखो r से r कैंसिल आउट हो गया, तो रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो क्या हो गया, दैट विल बी इक्वल टू gm x अपॉन में r क्यूब, gm x अपॉन r क्यूब इज द रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, यस और नो। इतना रीस्टोरिंग फोर्स लग जाएगा, है ना। और देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है, डिस्प्लेसमेंट किया मैंने राइट में, रीस्टोरिंग फोर्स कहाँ लग रहा है, टुवर्ड्स द लेफ्ट, और वो x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बताइए ये सारी कंडीशंस क्या बता रही कि क्या चीज है, दिस इज SHM, वेरी गुड, इट विल स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग SHM। और अगर ये SHM करना शुरू करेगा तो सवाल तो ऑब्वियस था आपके सामने कि क्या पूछा था, वो टाइम पीरियड पूछेगा। फोर्स को बराबर क्या लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन बराबर gm अपॉन r क्यूब मल्टीप्लाइड बाय x। एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हो, एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हो, ओमेगा स्क्वायर, m इनटू ओमेगा स्क्वायर x बराबर gm अपॉन r क्यूब मल्टीप्लाइड बाय x। देखो x से x कैंसिल हो गया, मास से मास भी कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, टाइम पीरियड मिलेगा 2 पाई अंडर रूट में r क्यूब डिवाइडेड बाय gm, वेरी इंपॉर्टेंट, 2 पाई अंडर रूट में r क्यूब डिवाइडेड बाय gm, वेरी इंपॉर्टेंट। ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला है। इसके अलावा ये तो आंसर आ गया, दो आंसर आ गए हमारे पास, रीस्टोरिंग फोर्स और टाइम पीरियड। थर्ड चीज पूछ दी, नॉर्मल रिएक्शन। बता भाई, अगर f cos थीटा से धरती को प्रेस करेगा, इस टनल को प्रेस करेगा, तो बदले में क्या मिलेगा, नॉर्मल। नॉर्मल की वैल्यू क्या हो जाएगी, f cos थीटा, नॉर्मल विल बी f cos थीटा। f लिखवा दो, m इनटू ये लिखा तो था यहाँ पे gm r अपॉन r क्यूब, ये तो फोर्स था, और किससे मल्टीप्लाई करोगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे, cos थीटा। cos थीटा बोलो कितना है, बेस अपॉन हाइपोटेनस d बाय r। तो देखो r से r चला गया, सो आई गेस द नॉर्मल रिएक्शन विल बी gm d अपॉन r क्यूब, ठीक है, ये हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन। ये थर्ड पॉइंट भी निकल के आ गया। मैं कहता हूँ टाइम पीरियड को ध्यान से देखें आप, हैव अ क्लोज लुक एट द टाइम पीरियड। देखिए अर्थ के केस में, अगर मैं कह दूं अर्थ के केस में इस टनल को खोदा गया, पहले तो एक बात बताओ, क्या ये टाइम पीरियड x पे या d पे डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं, किस पे डिपेंड कर रहा है, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ, x से पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है एंड d पे भी, एंड डी पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है ना, दोनों पे ही इंडिपेंडेंट है, दोनों पे डिपेंडेंट नहीं है। इसका मतलब एक्स तो डिफाइन करता था कि तुम कितना दूरी से छोड़ोगे उसे, है ना, कितना दूरी से छोड़ोगे उस पे डिपेंड नहीं हो रहा है। दूसरी चीज है डी पे भी डिपेंड नहीं करने का मतलब है, डी तो स्पेसिफाई करता था टनल की लोकेशन को, टनल की लोकेशन को, है ना, कि कितने दूरी पे टनल है, तो टनल कहीं भी हो, डी की वैल्यू चाहे आर के बराबर हो जाए या डी उससे कम भी हो जाए, डी जीरो हो जाए, डी की वैल्यू से कोई फर्क, डी जीरो होने का मतलब है कि टनल कहाँ खोदा गया है, मुझे ये बताओ, डायमीटर के अक्रॉस, वेरी गुड,
डी का मतलब जीरो होने का मतलब है कि टनल को डायमीटर के अक्रॉस खोद दिया गया है। तो देखो कितनी बढ़िया चीज आई है कि कहीं पे भी तू खड्डा खोद दे टाइम पीरियड सेम रहेगा। अगर बॉडी को रिलीज कर दिया तो वो सेम रहेगा टाइम पीरियड। और कितना रहेगा अर्थ के केस में मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। अर्थ के केस में रेडियस जानता हूँ 6400 किलोमीटर होता है। मास जानता हूँ अर्थ का कितना 6 × 10⁻24 kg। और जी तो जानते ही हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये जब टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये सब रख रखा के और आप कैलकुलेशन करेंगे तो स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसे याद करना है कितना टाइम पीरियड आएगा। इट इज अ स्टैंडर्ड वैल्यू, इट विल कम आउट टू बी रफली 84.6 मिनट्स और 50 सेकेंड। रफली 50 सेकेंड कह दीजिए या 84.6 मिनट्स कह दीजिए। दिस इज द टाइम पीरियड। इस टाइम पीरियड का मतलब है कि अगर आपने यहां से छोड़ा है, सुन लो अच्छे से, मान लो यहां से छोड़ा तो यहां से टनल के एंड तक जाने में और वापस आने में 84.6 मिनट लगते हैं। एग्जाम्स में पूछा जाता है कि यहां से छोड़ा तो अगले पे एंड पॉइंट पे कितनी देर में जाएगा। तो आपका जवाब क्या होगा? टनल को कितने टाइम में क्रॉस करके निकलेगा? वो 42.3 मिनट्स। इसका आधा, इस टाइम पीरियड का आधा 42.3 मिनट्स विल बी योर आंसर इन दैट केस। ये कितना है? रफली 1.5 घंटा है, 1.5 घंटे से भी कम है। समझ रहे हो? मतलब अगर तुमने अर्थ के अक्रॉस टनल खोद दी, डायमीटर के अक्रॉस ही खोद दी, और तुम्हें अगर मैं एक जगह से रिलीज कर दूं तो तुम 1.5 घंटे के अंदर अंदर अर्थ के अपोजिट एंड से, मतलब जो है डायमीटर के अक्रॉस, आप पहुंच सकते हैं। देखिए कितनी बढ़िया बात है। ठीक है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये यू हैव टू लर्न दिस फिगर, यू हैव टू लर्न दिस फिगर कि टाइम पीरियड सर जो है रिलीज भी तो हम कोने से ही करेंगे ना? हाँ तो कर दूंगा कोने ये से एक्स release। डायरेक्शन कहीं से भी कर दो, एक्स से इंडिपेंडेंट है ना भाई। नहीं तो वापस जाएगा भी तो सामने एक्स की तरफ ही, उसके बाद फिर वापस वहीं से आ जाएगा या फिर पूरा डिस्टेंस कवर करेगा? नहीं नहीं, एसएचएम करेगा ना, जहाँ से रिलीज किया मैक्सिमम वहीं तक ही तो जाएगा। यस सर, वही पूछ। सर अगर मतलब प्लेनेट के बाहर से, मतलब जैसे प्लैनेट के अभी हमने बाहर अंदर से से छोड़ा, नहीं, प्लैनेट के बाहर से फिर अलग हो जाएगा, क्योंकि प्लैनेट के बाहर जो है फोर्स का फॉर्मूला G/m(x/r³ नहीं लगेगा। इन दैट हाँ केस वो प्लैनेट के बाहर से अगर जीएम आप आर करेंगे तो फिर वो ऑसिलेटरी मोशन करेगा, एसएचएम नहीं करेगा। अगर आप प्लैनेट के बाहर से फेंकते हैं तो इट विल एग्जीक्यूट ऑसिलेटरी मोशन बट नॉट सिंपल हार्मोनिक, क्योंकि फोर्स उस केस में आप जानते हैं ना, बाहर के लिए अगर आप सॉलिड स्फीयर के बाहर चले गए तो फॉर्मूला ये नहीं लगेगा, फिर वो जीएम आप वो पॉइंट चार्ज वाला लगेगा, तो फिर वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स नहीं आएगा। ठीक है ना, तो फिर वो गड़बड़ है इसमें। ये सर, पहले नोट करो। हाँ आपने बताया था कि अगर डी को हम आर के बराबर कर देंगे तो भी यही होगा, तो ये कहाँ होगा? वो तो सरफेस पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होती है ना, तो उससे फोर्स नहीं, अलग नहीं हो डी को जाएगी? मैंने कहा कि डी को 0 कर दोगे, डी को आर आर नहीं पे नहीं बोला। होगा ना ये काम? हाँ आर पे आर नहीं पे तो होगा ना? कहाँ जाएगा, हाँ, एसएचएम कहाँ से हो जाएगा? यही सोच। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक और देखिए, पोटेंशियल एनर्जी सर की ये वैल्यू दे रहे। हाँ ये टाइम पीरियड वाला हाँ, इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी ऐसा सही होगा? इलेक्ट्रोस्टैट्स में वो वो अर्थ के चार्ज और केस उस में, पे हाँ इंडिपेंडेंट। वो इंडिपेंडेंट आएगा, बिल्कुल सेम यही चीज होगी भाई। यहाँ पर बस मैंने अर्थ के लिए नई चीजें लिख दी है ना, बाकी तो कंसेप्ट यही है। इसी का इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग बना दो, क्या लिखोगे? K/Q/r³ मल्टीप्लाइड बाय x, वही है, सेम वही चीज आएगी। बस वहाँ पे टाइम पीरियड निकालने के बाद यूं नहीं है कि अर्थ के केस में ये सब रख दोगे, चार्ज वार्ज थोड़ी जानते हो कुछ सरफेस को। नहीं, मैं ये कह रहा था वो जो इसमें भी टाइम पीरियड आएगा वो हाँ चार्ज और इंडिपेंडेंट एक्स आएगा, और डी से बिल्कुल इंडिपेंडेंट आएगा। बिल्कुल। यहाँ टाइम पीरियड ऐसे ही आएगा, देखो 2π√r³ डिवाइडेड बाय KQ आ जाएगा, यहाँ पे क्यू। KQ आ जाएगा, दैट्स इट। हाँ सर। चलो देखो, पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दे रखा है -Gm/r⁴n। ये दिख रहा है ना ढंग से, ये n लिखा हुआ है, छोटा n। ठीक है, दिस इज छोटा n, r की पावर छोटा n दे रखा है। और आपसे पूछा गया है ये पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस r के बीच में रिलेशन है। टाइम पीरियड जो है वो r की किस पावर की प्रोपोर्शनल है? टाइम पीरियड देखो, सारे टॉपिक्स देखो, तुम समझ रहे हो ना, जो इलेक्ट्रोस्टैट्स में जैसे जैसे चीजें पड़ी वो सब यहाँ पर भी आ रही है। इनफैक्ट ये वर्क एनर्जी पावर से धो के ला रहा हूँ ये चीज को मैं। तो ये देखो पोटेंशियल एनर्जी है। एक बात बताइए मुझे, पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन जब भी दिया हुआ हो, मैंने तुम्हें बता रखा है, उससे क्या निकाला जा सकता है?
फोर्स force, du हमेशा by है ना, dr। फोर्स निकाला जा सकता है क्योंकि फोर्स हमेशा इसलिए कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट करेगा। पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, मतलब कोई कंजर्वेटिव फोर्स ही एक्ट कर रहा है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए वो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन भी नहीं करते हैं। तो बताइए क्या करना चाहिए, यहाँ पर फोर्स निकाल लेना चाहिए। F बराबर क्या होता है, माइनस डी यू बाई डी आर। माइनस का डी यू बाई डी आर डिफ्रेंशिएट करना जरा, माइनस का अरे ठीक क्या माइनस ये है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड भाई, एक पार्टिकल जो घूम रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में, ऐसा है ना, उसका टाइम पीरियड जो है वो आर के किस पावर के प्रोपोर्शनल है, ये पूछ रखा है इसमें। क्या बोल रहा था मैं, हाँ, माइनस डी एम एम हो गया, और डी बाई डी आर ऑफ आर की पावर माइनस एन। आर की पावर माइनस एन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। फोर्स जो आ जाएगा वो आ जाएगा जी एम, और ये क्या आ जाएगा, माइनस एन आर की पावर माइनस एन प्लस वन, सॉरी माइनस एन माइनस वन। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इट शुड कम आउट टू बी, फोर्स शुड कम आउट टू बी, कितना आ जाएगा बताओ भाई। फोर्स आ जाएगा माइनस जी एम एम एन अपॉन आर की पावर एन प्लस वन, है ना। इस फोर्स की वजह से पार्टिकल घूमेगा सर्कल में, और पार्टिकल सर्कल में घूमेगा तो घूमने के लिए कौन सा फोर्स चाहिए, मैं बता ही चुका हूँ। जब भी गोल घूमने का कंसेप्ट आ जाए तो घूमने के लिए कौन सा फोर्स चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा यहाँ पर, ये वाला फोर्स जो निकाला है आपने भाई, ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो निकाला है वही देगा। तो एम बी स्क्वायर बाय आर की जगह मैं एम ओमेगा स्क्वायर आर लिख रहा हूँ। एम ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी जी एम एन अपॉन आर की पावर एन प्लस वन। तो ओमेगा स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर एन प्लस टू। सही लिखा है क्या, एन प्लस टू, एन प्लस टू सही लिखा है या गलत लिखा है ये बताओ। हाँ सर सही है भाई। ये एक आर नीचे लेके जाओगे ना, तो ओमेगा विल बी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर की पावर n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, पावर हाफ हो जाएगी, है ना। तो टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, आर की पावर, इसका उल्टा भाई, टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, ओमेगा के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आर की पावर n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज योर आंसर। टाइम पीरियड जो है वो आर की इस पावर के प्रोपोर्शनल था। Got it? Should I proceed? सर ये जो फोर्स में माइनस आ रहा था उसका क्या वो डायरेक्शन के लिए था ना, attractive force, yes. Negative is attractive force. तो कहाँ से लिखना है बच्चों, सर आप आपका माइक म्यूट है। माइक ऑफ है सर। ओके, आई अपोलोजाइज। क्वेश्चन में दे रखा है कि डिस्क का मास m है, इनर रेडियस 3r, आउटर रेडियस 4r। ठीक है, तो ये जो शेडेड एरिया है उसका मास m दे रखा है। तो पहले तो ये झंझट सॉल्व करते हैं कि क्या होना चाहिए यहाँ पर, बड़ी डिस्क का मास और जो डिस्क रिमूव कर दी गई है। एक्चुअली दिस इज कैविटी प्रॉब्लम, है ना, कैविटी का प्रॉब्लम है। तो पहले तो पूरे का मास निकाल लेते हैं। पहले देखो 4 पाई सॉरी पाई इंटू 4r का स्क्वायर माइनस पाई इंटू 3r का स्क्वायर, ये एरिया हो जाएगा ऑफ दिस एन्युलर डिस्क। तो इसका जो एरिया ये कितना हुआ, 16 माइनस 9 कितना होता है, 7 पाई आर स्क्वायर। 7 पाई आर स्क्वायर का जो मास है वो m है, ठीक है ना, शेडेड एरिया इतने का मास m है। तो बताओ 16 पाई आर स्क्वायर का कितना होना चाहिए, बोलो। m अपॉन 7 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय क्या करूँ, 16m/7 होना चाहिए। और 9 पाई आर स्क्वायर का कितना होना चाहिए, m/7 मल्टीप्लाइड बाय 9 इतना होना चाहिए ना, 16m/7 और 9m/7। आप दोनों को माइनस करो तो बचा हुआ मास आ जाएगा। सही बात है, तो हमने ये सही कर दिया है, ठीक है ना। तो एक बड़ी डिस्क है, बड़ी डिस्क जो है बच्चों वो P पॉइंट पे कुछ पोटेंशियल बना रही होगी,
और फिर आपने कैविटी रिमूव कर दी, तो वो कैविटी भी उस पॉइंट पे कुछ पोटेंशियल बनाएगी। दोनों के पोटेंशियल माइनस करने से आंसर आ जाना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। वर्क डन कैसे डिफाइन करते हैं? जैसे वर्क डन वहां पर डिफाइन करते थे चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, यहां पर कैसे डिफाइन करोगे? मास मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। अब P से इंफिनिटी पे जाना है, तो इंफिनिटी पे तो पोटेंशियल कितना होता है? 0 होता है ना। फाइनल पोटेंशियल आपका 0 हो गया। फाइनल पोटेंशियल क्या हो गया? 0 हो गया। और एक्सिस पे इनिशियल पोटेंशियल कुछ ना कुछ था P पॉइंट पे। बस यू कैन इजीली डू इट नाउ। तो बताइए, पहले तो मान लीजिए कि कैविटी थी नहीं, तो कैविटी नहीं थी तो इस पूरे का रेडियस जो था वो 4r था, और कितनी दूरी पे बोला है? 4r की दूरी, पॉइंट P। तो बताइए क्या लिख सकता हूँ? इसका मास जो है वो है 16m/7। बताओ इसके कारण पोटेंशियल कितना होगा? याद है क्या? एक्सिस पे, डिस्क की एक्सिस पे पोटेंशियल लिखना फॉर्मूला होता था, मुझे तो उसका याद है भाई। किसका? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस x। मुझे तो ये फॉर्मूला याद है भाई, मुझे नहीं याद है वो, तो मैं कन्वर्ट करूंगा इसको। कन्वर्जन टेक्निक सिखाई थी ना, तो सिग्मा लिख देता हूँ, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या लिखूंगा? 4 पाई जी, ठीक है। और अंडर रूट में रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितना है? 4r का स्क्वायर प्लस दूरी x 4r का होल स्क्वायर माइनस x, x कितना है? 4r। ये समझ में आया है क्या? क्या लिखा है मैंने, ये बता दो बस पहले तो। ये समझ में आया? पोटेंशियल कैसे लिखा? V1 पोटेंशियल कैसे लिख दिया। अब V2 लिखो, ये माइनस साइन के साथ होना चाहिए, ठीक है। अब V2 लिखवा दो। V2 क्या है? V2 है 3r का, इसका मास जो है उल्टा हो जाएगा, माइनस का 9/7m लूंगा, क्योंकि अब इसका अपोजिट इफेक्ट देखना है मुझे। और यहाँ से 4r की दूरी है, ठीक है ना, पॉइंट P की। तो बताओ इसके कारण पोटेंशियल क्या लिखूंगा? माइनस सिग्मा बाई 2 4 पाई जी, और रूट में 4r का स्क्वायर प्लस 3r का होल स्क्वायर माइनस डिस्टेंस कितनी है? 4r के बराबर। तो नेट पोटेंशियल उस पॉइंट पे जो हो जाएगा वो कितना होगा? बोलो, नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा? V1 प्लस V2 कर देंगे ना, V1 प्लस V2 कर देना। अच्छा, एक्चुअली ये वाला पोटेंशियल आप पॉजिटिव ले लेना, है ना। तो जब इन दोनों को ऐड करोगे तो V1 प्लस V2 से कुछ वैल्यू आएगी, उसे मास से मल्टीप्लाई कर देना, है ना। तो P पॉइंट पे पोटेंशियल आ जाएगा। तो वर्क डन कैसे निकालोगे? वर्क डन निकालने का जो तरीका है वो क्या है? मास मल्टीप्लाइड बाय फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, ठीक है। तो बस अब इसको सब्ट्रैक्ट करना, आंसर आ जाएगा जो भी आ रहा हो, ठीक है। कोई कैलकुलेट किया क्या? किसी ने किया है? आई गेस एक बच्चे ने, आदित्य ने भेजा था मुझे। तो ये 4 पाई जी के लिए कोई हम वो नहीं होता कांस्टेंट की जिससे उसे रिप्लेस कर दो क्या? सब 4 पाई जी के लिए कोई एक स्पेसिफिक कांस्टेंट नहीं होता जिससे रिप्लेस कर दें, जैसे रिप्लेस कर दें मतलब एप्सिलॉन नॉट की जगह 4 पाई जी हो गया ना। अच्छा समझ। जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को जी से रिप्लेस करना है, तो एप्सिलॉन नॉट को 1/4 पाई जी से, ठीक है। क्या आ रहा है आंसर आदित्य? माइनस साइन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखो वर्क डन इंफिनिटी में से P पॉइंट करना है, 0 में से माइनस वीपी करेंगे, है ना। तो माइनस m टाइम्स वीपी हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, सॉल्व करना। वेरी गुड दिव्यांश, आ गया आंसर? हाँ सर, गुड, फर्स्ट आंसर आ जाएगा, है ना। अब इसको सॉल्व करना, मैं नहीं कर रहा हूँ इतना सॉल्व। सर ये जो आपने मासेस निकाले थे इनका यूज कहाँ पर आया? नहीं हुआ, नहीं हुआ, मेरे को लगा कि होगा, मैंने ऐसे ही निकाल दिए फालतू। सर मैंने तो सिग्मा निकाल के सॉल्व कर दिया। हाँ सिग्मा आ हाँ जाएगा सर, मेरे ना, में मेन सिग्मा की टर्म बच रही है। हाँ अब तो वो सिग्मा कैसे को हटाएं? लिखो ना। नहीं, अरे सिग्मा क्या होगा? सिग्मा सिग्मा को होगा m की टर्म्स में लिख लो। मास अपॉन एरिया। एरिया कितना है? पाई 4r का होल स्क्वायर माइनस पाई इंटू 3r का होल स्क्वायर। इस तरीके से निकल जाएगा ना, मास पर यूनिट एरिया। ये जो शेडेड एरिया का सिग्मा निकालना था, निकाल लिया, क्या दिक्कत है? ठीक है, आगे बढ़ सकता हूँ क्या? और सर कैविटी का पोटेंशियल प्लस में आ जाएगा ना? हाँ हाँ, तभी तो यहाँ पे लिखा है ना मैंने, प्लस में ही तो लिखा है।
देख लो, प्लस में लिखा था। हो गया, पढ़ूं आगे? एक मिनट के लिए ऊपर करिएगा, बस एक चीज रह गई है। 3 लाइनों में भी एक चीज रह गई। नेक्स्ट लिख लो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जैसे छोटे जी से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी छोटा जी। ठीक है, जैसे ये अर्थ का सरफेस है, कोई भी प्लैनेट का सरफेस है, और मान लीजिए अब हम प्लैनेट्स की बात करेंगे सब, है ना, मास m है और इसका रेडियस जो है r है। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि अगर मैं यहाँ पर अर्थ के सरफेस पे, अब मैं अर्थ के लिए ही बात कर लेता हूं, अगर मैं अर्थ के सरफेस पे हूं और ऑब्जेक्ट को फ्रीली मैंने ड्रॉप करा दिया, तो वो कितने से गिरता है जानते हो? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी छोटे जी से जाता है नीचे की तरफ, और एक्चुअली छोटा जी क्या है, मैंने पहले भी बता चुका हूं तुम्हें, दिस इज एक्चुअली द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ये क्या होता है? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एक्चुअली एट द सरफेस। ठीक है ना, तो ये वो एक्सेलरेशन होता है जो ऑब्जेक्ट पे एक्ट करता है व्हेन इट इज ड्रॉप्ड नियर द सरफेस। सरफेस पे अगर आपने लाके छोड़ दिया है तो। और जी की वैल्यू कैसे डिफाइन करोगे? फोर्स पर यूनिट मास, है ना, आप F बराबर mg लिखते हैं ना, तो फोर्स कितना लग रहा होगा बताओ प्लैनेट के सरफेस पे? प्लैनेट के सरफेस पे जो फोर्स लग रहा होगा दैट विल ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर। तो ये हमेशा कहाँ एक्ट करेगा? टुवर्ड्स द सेंटर। ये छोटा जी हमेशा कहाँ एक्ट करता है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ प्लैनेट। प्लैनेट के सेंटर पे एक्ट करेगा। और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा जल्दी बोलो? फोर्स की वैल्यू सरफेस पे gm/m/r², और m से डिवाइड कर दो तो छोटे g की वैल्यू जो है वो gm/r² होती है। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी सरफेस पे लिखना आता ही है तुम्हें भाई। सॉलिड स्फीयर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे लिखते थे? kq/r² लिखते थे, यहाँ पर gm/r² हो जाएगा। क्या बड़ी बात है, कोई दिक्कत है क्या? बोलो जल्दी बोलो, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? पता चल गया ना? छोटा जी की वैल्यू याद है ना सभी को? अर्थ के केस में कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कह दो। 9.79। अच्छा, एक बात और समझ लो, कभी कभी डेंसिटी की टर्म्स में भी एक्सप्रेस करना पड़ता है। तो छोटे जी को और क्या लिखा जा सकता है? g/r² मल्टीप्लाइड बाय मास। क्या लिखूंगा? डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या मिलेगा? 4/3 पाई रो जी आर, है ना, छोटे जी की ये वैल्यू भी हो जाएगी 4/3 पाई रो इंटू जी इंटू आर। ठीक है, r² से वो r³ कैंसिल आउट हो गया, इसलिए एक r बच गया। ठीक है, तो छोटे जी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, इन टर्म्स ऑफ मास एंड रेडियस ऑफ द प्लैनेट शुड बी नोन टू यू। क्लियर एनफ? तो यहाँ पर एक बात और समझना कि g जो है वो r और डेंसिटी, रो और डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी हो जाएगा। ठीक है, अगर मास न गिवन हो तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। बोलिए, यहाँ तक समझ में आ गया? आगे बढ़ सकता हूँ। अर्थ के केस में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, रफ एस्टिमेट में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लिया जाता है। अब एक्चुअली ये जो जी की वैल्यू है ना, अब आप समझ रहे हो, अर्थ के सरफेस से ऊपर जाओगे या सरफेस के अंदर आओगे, तो आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो बदल जाता है ना। अगर आप अंदर की तरफ आते हो तो वैल्यू कुछ और होती है स्फीयर के अंदर, स्फीयर से बाहर जाते हो तो इट विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ पॉइंट चार्ज, है ना। तो हम इफेक्ट देख रहे हैं, कौन कौन सी चीजें छोटे जी पे इफेक्ट डालती हैं। ठीक है ना, तो द टॉपिक वी आर स्टडिंग इज नाउ, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वन ऑफ द टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर, वेरिएशन इन जी। जी में किस किस कारण से वेरिएशन होता है? फर्स्ट होता है वेरिएशन विथ आप एल्टीट्यूड कह दीजिए या हाइट कह दीजिए, एल्टीट्यूड से या हाइट के साथ जी का वेरिएशन होता है। ठीक है, अब कैसे वेरिएशन है वही हमें स्टडी करना है, फाइनल फॉर्मूले याद रखने होते हैं। ठीक है, ग्रेविटेशन चैप्टर का यही हाईलाइट है। मतलब अगर मैं कहूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट 2-3 टॉपिक बताओ तो एक तो यही होता है, वेरिएशन इन जी में किस किस कारण से इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, मान लो प्लैनेट का मास m है, रेडियस r है, और पहले ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा गया था a पॉइंट पे। ठीक है ना, a पॉइंट पे रखा गया, और अब उसे किसी हाइट पे ले जाया गया।
कुछ हाइट h पे ले जाके छोड़ दिया, ये वाला जो पॉइंट है वो क्या है, b पॉइंट है, ये वाली जो दूरी है वो क्या है, r, दिस इज पॉइंट O, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक सेंटर से b की जो दूरी है वो छोटा r कह दी गई, तो छोटा r बेसिकली इट इज r प्लस h, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g एट द सरफेस ऑफ द प्लैनेट, प्लैनेट के सरफेस पे g की वैल्यू बता दीजिए। सरफेस पे वैल्यू क्या होती है, gm अपॉन r स्क्वायर होती है, ठीक है। अच्छा अगर मैं बी पॉइंट पे चला गया, ये तो ए पॉइंट की बात कर रहा हूँ, अगर बी पॉइंट पे चला गया तो जी डैश एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हो जाएगा। अभी कितना होगा, जी एम अपॉन आउटसाइड पॉइंट के लिए द स्फीयर विल बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज या पॉइंट मास की तरह बिहेव करेगा। तो अगर आउटसाइड पॉइंट के लिए लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, जी एम अपॉन छोटा आर स्क्वायर लिखूंगा, तो ये हो जाएगा जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। इज दिस मच क्लियर टू एवरीवन, क्या लिखा है। अगर आप स्फीयर के बाहर से देखेंगे बी पॉइंट से, तो ये पॉइंट मास की तरह बिहेव करेगा कि सारा का सारा मास सेंटर पे पड़ा हुआ है ओ पॉइंट पे। तो ठीक है, आप जी डैश और जी निकाल चुके हैं, आप डिवाइड कर दें, जी डैश डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू हो जाएगी जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय जी एम अपॉन आर स्क्वायर। जी एम से जी एम कैंसिल आउट हो जाएगा, जी डैश की वैल्यू बनेगी जी आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जी का वेरिएशन एच के साथ, कि जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी, है ना, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी, एज एच विल इंक्रीज, व्हाट विल हैपन टू जी, जी डैश जो है वो क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। तो जैसे जैसे आप अर्थ के सरफेस से ऊपर मूव करेंगे जी डैश की वैल्यू कम हो जाएगी। सिंपल, इसलिए माउंटेन्स पे जी की वैल्यू कम होती है, ठीक है ना, माउंटेन्स पे जी की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। एनी इश्यूज, एनी इश्यूज बोलिए, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है, आगे बढ़ जाऊं। सर आगे बढ़ जाइए। थैंक यू सो मच। अगर h की वैल्यू r के कंपैरिजन में बहुत छोटी है, ये आप तभी करेंगे जब ऐसी चीज वैलिड हो रही हो कि h की वैल्यू r के कंपैरिजन में क्या हो, बहुत छोटी हो, तब आप क्या कर सकते हो, बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते हो, ठीक है। तो मैं g डैश बराबर ऐसा लिखूंगा, g r अपॉन r में कॉमन ले रहा हूँ, ये ब्रैकेट है ना, r कॉमन ले लिया तो क्या बनेगा 1 प्लस एच अपॉन आर, ठीक है। इसी का ही तो होल स्क्वायर किया गया, मैंने r कॉमन उठा लिया, r को बाहर कैंसिल आउट कर दिया, क्या बचा g इंटू 1 प्लस एच बाई आर की पावर -2 हो जाएगा, ब्रैकेट ऊपर ले गया हूँ तो पावर ऑब्वियसली -2 हो गई। तो g डैश की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, g डैश विल कम आउट टू बी g 1 प्लस x की पावर n, 1 प्लस nx, 1 प्लस एक्स की पावर n, बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या बन जाएगा 1 प्लस एन एक्स, है ना। तो ये 2 आगे आ जाएगा, माइनस का 2, तो ये क्या बनेगा 1 माइनस 2h बाय आर। अनदर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कि अगर h जो है वो छोटा है, जैसे r की वैल्यू तुम जानते हो, r बहुत बड़ा वैल्यू है 6400 किलोमीटर, मैं कहता हूँ चलो मैं 10 किलोमीटर ऊपर ले गया, 5 किलोमीटर ऊपर ले गया, 50 किलोमीटर ऊपर ले गया, तो 6400 के कंपैरिजन में ये h बहुत छोटा है। तो जब इस तरीके से h बहुत छोटा दिया हुआ हो, तब आप इस फॉर्मूले से चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं, g डैश 1 माइनस 2h बाय r, ठीक है। कोई पूछ ले व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन g, परसेंटेज चेंज कहिए या परसेंटेज डिक्रीज कहिए, g में परसेंटेज डिक्रीज कितना हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100% कर दीजिए, तो ये बनेगा g 1 माइनस 2h बाय r माइनस का g होल डिवाइडेड बाय g मल्टीप्लाइड बाय 100%, सो दिस बिकम्स माइनस का 2h बाय r मल्टीप्लाइड बाय 100%। इतना g में परसेंटेज डिक्रीमेंट आता है, माइनस का 2h बाय r, ठीक है ना। अगेन ये कब के लिए वैलिड है, जब h की वैल्यू r के कंपैरिजन में बहुत छोटी हो, ठीक है ना, तब के लिए वैलिड है। तो चलो एक बार ये लिख लीजिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो लिख लिया था शायद आपने, वेरिएशन इन जी लिख लीजिए। वेरिएशन विथ डेप्थ, ठीक है ना, कि अगर आप अर्थ के सरफेस के, प्लैनेट के सरफेस के अंदर चले जाते हैं तो जी में क्या इफेक्ट होता है, ऑब्वियस सी बात है जी घटेगा यहाँ पर भी,
जी की वैल्यू जो है वो डेप्थ के साथ घटती है। किस तरीके से घटती है, फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए। देखो ये हो गया आपका प्लैनेट का जो मास है दैट इज m एंड रेडियस इज r, o इज द सेंटर ऑफ द प्लैनेट। पहले आप सरफेस पे थे a पॉइंट पे, है ना, तो इस पॉइंट पे बताओ g की वैल्यू क्या लिखेंगे, जल्दी बोलो। gm अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। मान लो कुछ दूरी अंदर आ गए, d डेप्थ अंदर आ गए, तुम d डेप्थ अंदर आ गए, इस पॉइंट पे पहुंच गए, दिस पॉइंट इज b। तो b पॉइंट पे बताओ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या लिखी जाएगी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी g डैश बराबर क्या लिखते हैं, फॉर्मूला याद है क्या, सॉलिड स्फीयर में r दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखी जाती है, k q r अपॉन r क्यूब, याद है ये फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ सॉलिड स्फीयर, r दूरी पे, r इज द दूरी फ्रॉम द सेंटर पॉइंट, तो ये हो जाएगा g m r अपॉन r क्यूब। तो क्या लिखना चाहिए, g m अपॉन r क्यूब इंटू छोटा r क्या होता है, या d लिखूंगा या r माइनस d लिखूंगा, r माइनस d, r माइनस d, शाबाश, सही है। तो g डैश अपॉन g कर दो, g डैश अपॉन g कितना हो जाएगा, gm अपॉन r क्यूब r माइनस d डिवाइडेड बाय gm अपॉन r स्क्वायर। देखो gm से gm कैंसिल आउट हो जाएगा, r से r भी चला जाएगा, g डैश की वैल्यू आ जाएगी g1 माइनस d बाय r। तो अब जो फॉर्मूला बन गया मोस्ट इंपॉर्टेंट, g डैश इज g इंटू 1 माइनस d बाय r। तो इस तरीके से जो है जैसे जैसे d बढ़ेगा वैसे वैसे g डैश कम हो जाएगा, है ना, d बढ़ने के साथ साथ g डैश की वैल्यू कम होती चली जाएगी। तो एज यू विल मूव इनसाइड द सरफेस ऑफ द प्लैनेट द वैल्यू ऑफ g विल डिक्रीज, सिंपल कॉन्सेप्ट है। अच्छा, एट d इक्वल्स टू r बता दीजिए, जब d की वैल्यू r हो जाएगी मतलब आप कहाँ पहुंच गए, d की वैल्यू r हो जाए इसका मतलब क्या है, अर्थ के सरफेस से नीचे पहुंचते पहुंचते आप अर्थ के सेंटर या सरफेस, वाह सरफेस से तो जा रहे हैं अपन सेंटर पे, विच इज सेंटर पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। कहाँ पहुंच जाएंगे आप, कहाँ पहुंच जाएंगे, center of planet. See, he's saying Momo's G0 point. lab. He's saying Momo's point. We will reach the center of the planet. तो center of the planet पे g डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, g1 माइनस r बाय r, खत्म गया, g डैश कितना हो जाएगा 0। तो वहां पर कोई g एक्ट नहीं करेगा, अर्थ के सेंटर पे जाइए, आपके ऊपर कोई g एक्ट करने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो दिस इज द वेरिएशन विद डेप्थ। कभी कोई पूछ ले व्हाट इज द परसेंटेज चेंज या डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ g, परसेंटेज चेंज कितना होगा, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100% कीजिएगा। तो देखो ये g वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, फैक्टर बचेगा माइनस का d बाय आर मल्टीप्लाइड बाय 100%, माइनस का d बाय आर मल्टीप्लाइड बाय 100%, नोट कर लो। देखिए थर्ड जो कॉन्सेप्ट है दैट इज वेरिएशन विद शेप, है ना, शेप के साथ क्या वेरिएशन होता है। एक्चुअली अर्थ जो है वो परफेक्ट स्फीयर नहीं है, ठीक है, अर्थ का शेप परफेक्ट स्फेरिकल सरफेस नहीं है, थोड़ा सा ओवल है, दैट मीन्स इट इज अ बिट फ्लैटेंड एट द पोल्स, है ना। तो ये याद रखना, द अर्थ इज फ्लैटेंड एट द पोल्स, पोल्स पे थोड़ी सी फ्लैट हो जाती है ये जो है अर्थ का सरफेस। तो यहाँ पर अगर थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है ना, तो इसका मतलब है कि जो इक्वेटोरियल रेडियस है, इक्वेटर के अलोंग जो रेडियस होता है वो पोलर रेडियस से ज्यादा होता है, ये याद रखने वाली बात है, ठीक है ना। तो इक्वेटोरियल रेडियस इज ग्रेटर देन द पोलर रेडियस बाय रफली 16 किलोमीटर, मतलब जो है RE इज ग्रेटर देन RP, शायद मतलब रफली कुछ 16 या 21 किलोमीटर का अंतर होता है दोनों के बीच में, है ना, आई डोंट रिकॉल द एग्जैक्ट फिगर। तो दोनों में 16 या 21, इन दोनों में से कुछ है, इतने किलोमीटर का डिफरेंस है, सच दैट रेडियस एट द इक्वेटर जो है वो ज्यादा है, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि g की वैल्यू कितनी होती है, g की वैल्यू होती है gm अपॉन r स्क्वायर, ठीक है ना। तो g इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, तो जहां पर r ज्यादा होगा वहां g कम होता है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि RE इज ग्रेटर देन RP, देयरफॉर पोल्स पे जो g है वो इक्वेटर के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। तो जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे g की वैल्यू क्या हो जाती है, g की वैल्यू बढ़ेगी, इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे तो g की वैल्यू बढ़ती है, ठीक है ना। तो अगर लेटर से आपने 1 kg शुगर को आपने इक्वेटर पे बैठ के तोला, मतलब आपने उसका वेट कैलकुलेट किया, वेट क्या होता है m इंटू जी,
है ना, 21-22 किलोमीटर, यस ओके, थैंक यू देवांश। तो इट इज रफली 21 या 22 किलोमीटर जो है वो ज़्यादा होता है इक्वेटोरियल रेडियस एज कम्पेयर टू पोलर रेडियस। अब एक बात सुनो, अगर आप इक्वेटर पे बैठे हैं, इक्वेटर पे आप 1 किलो चीनी तोल लीजिए, ठीक है ना, आप 1 किलो चीनी तोल लीजिए और जाके पोल्स पे बेचिए। पोल्स पे जो है क्या हो जाएगा, m इंटू जी, उसका वेट बढ़ जाएगा क्योंकि जी ज्यादा है। मास तो आपने दोनों जगह 1-1 kg लिया है, लेकिन mg की वैल्यू जो वेट आप मेजर करेंगे वेइंग मशीन पे, तो इक्वेटर पे कम होगा और वही चीज पोल्स पे जाके ज्यादा हो जाएगी। पोल्स पे जाके ज्यादा होने का क्या मतलब है, छोटे जी की वैल्यू बढ़ मास चुकी है बढ़ इसलिए वहां जाएगा। पर वेट नहीं, मास बढ़ जाएगा जी क्या, की हाँ मास वही सेम मतलब रहेगा, वेट। वेट बढ़ जाएगा, है ना। तो ये चीज याद रखनी है। सो व्हाट डज इट इम्प्लाई कि आप इक्वेटर से सामान खरीद के जाएं, पोल्स पे बेचें इज अ गुड ऑप्शन, बट वहां पर कोई खरीदने वाला नहीं है, किसको बेचेगा पोलर भालू को। सर एक बार थोड़ा तो एक कैलकुलेशन सेंटा कंसेप्ट क्यों क्लॉज, बनाया फिर? दीजिए। सेंटा क्लॉज को, क्या, सेंटा क्लॉज को। हाँ सेंटा क्लॉज, हु सेड सेंटा क्लॉज लिव्स ऑन पोल्स,